आवाज आ रही है क्या आपको? हेलो, आवाज आ रही है क्या? आप प्लीज बताइए मुझे। यस मैम, आ रही है। ओके, आपने पुरानी रिकॉर्डिंग्स चेक की क्या? क्या मैम? पुरानी रिकॉर्डिंग्स आपने देखी? हाँ मैम, देख रही हूँ अभी। एक देख चुकी हूँ। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने संप्राप्ति पे छोड़ा था, तो हम निदान पंचक डिस्कस कर रहे थे। तो निदान पंचक क्या होता है? हम जैसे रोगी की परीक्षा जब हमको करनी होती है, तो रोगी की परीक्षा करने के लिए हम अलग अलग तरीके की परीक्षाएं करते हैं, जैसे कि त्रिविध परीक्षा, चतुर्विध परीक्षा, षड्विध परीक्षा, अष्टविध परीक्षा। इस तरीके से अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग परीक्षा बताई हुई है। वैसे ही अब हमने रोगी की परीक्षा कर ली, हमने ये देख लिया कि पेशेंट कैसा है। अब हमें ये भी देखना होता है कि डिजीज कैसी है, व्याधि कैसी है। तो हमने रोगी की परीक्षा तो अलग अलग परीक्षा के माध्यम से कर ली कि त्रिविध से, चतुर्विध से, जो भी हमें ठीक लगी हमने वो फॉलो करके कर लिया। अब जो ये रोग की परीक्षा हमें करनी होती है, तो रोग की परीक्षा करने के लिए हमको निदान पंचक का यूज करना होता है। निदान पंचक के अंदर 5 चीजें आती है: हेतु, पूर्व रूप, रूप, संप्राप्ति और उपचय। ठीक है, तो हम हेतु, रूप, पूर्व रूप, उपचय, ये 4 चीजें डिस्कस कर चुके हैं। बस एक लास्ट अब हमारा यहाँ पे रहा है संप्राप्ति। ठीक है, संप्राप्ति का मतलब होता है पैथोजेनेसिस, कि कैसे कोई व्याधि हुई है। मतलब हुई है का मतलब कि किस तरीके से वो पूरी बॉडी में फैली, किस तरीके से उसने सारी धातुओं को दूषित किया, धातुओं में दूषित करने के बाद वो आगे क्या क्या चीजें शो करी है, ये जो पूरा हम देखते हैं, ये होती है संप्राप्ति। तो संप्राप्ति का मतलब होता है पैथोजेनेसिस। तो परिभाषा, एक तो इसके पर्याय हमें याद रखने होते हैं: संप्राप्ति, जाति और अगति। ठीक है, ये 3 इसके पर्याय हैं। उसके अलावा परिभाषा इसकी क्या होती है कि दोष जिस प्रकार निदानों से दूषित होकर और जिस प्रकार विसर्पण करते हुए रोग को उत्पन्न करते हैं, उसको संप्राप्ति कहते हैं। तो मतलब ये है कि कैसे दोषों ने, पहले तो दोष किस तरीके से प्रकोपित हुए। ठीक है, निदानों के सेवन से जो भी हमने हेतु लिए, जो भी हमने कॉज थे, उनका जब इनटेक किया तो उससे दोष प्रकोपित हुए। अब जब ये दोष प्रकोपित हो गए तो किस तरीके से ये पूरी बॉडी में फैले। विसर्पण करने का मतलब होता है पूरी बॉडी में फैले, और फैलने के बाद किस तरीके से इन्होंने धातुओं को, अलग अलग चीजों को दूषित करके रोग की उत्पत्ति करी है, ये चीज कहलाती है संप्राप्ति। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ क्या? यस मैम। आपको कहीं डाउट होगा तो आप मुझे रोक दीजिएगा, ठीक है? ओके ओके मैम। ओके, ठीक है। तो अब देखिए संप्राप्ति के भेद क्या है। संप्राप्ति 6 तरीके की होती है। तो 6 तरीके की क्या होती है, और हाँ, कहीं पे अगर आपको आवाज नहीं आए मेरी तो बता दीजिएगा, तो भी मैं रुक जाऊंगी। ठीक है, तो संप्राप्ति के 6 भेद होते हैं: संख्या, विकल्प, प्राधान्य, बल, काल और विधि। ये 6: संख्या संप्राप्ति, विकल्प संप्राप्ति, प्राधान्य संप्राप्ति, बल संप्राप्ति, काल संप्राप्ति और विधि संप्राप्ति। अब हम एक एक करके देखेंगे कि इन सब का मतलब क्या होता है। तो संख्या संप्राप्ति का मतलब होता है कि ये ऐसी संप्राप्ति है जिससे हमें रोगों के टाइप्स पता चलते हैं। जैसे कि ज्वर कितने तरीके का है? 8 तरीके का। गुल्म कितना है? 5 है। कुष्ठ कितने? 7। ये हमें जो रोग होते हैं उनके कितने भेद हैं, वो कितने टाइप्स के होते हैं, ये पता चलता है संख्या संप्राप्ति से। सेकंड होता है हमारा विकल्प संप्राप्ति। विकल्प संप्राप्ति से बेसिकली हमको अंशांश कल्पना का ज्ञान होता है, दोषों की अंशांश कल्पना का ज्ञान होता है। अब अंशांश कल्पना क्या है कि जैसे मानिए, इस एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया हुआ है मैंने कलाए। ठीक है, कलाए एक तरीके का ईडेबल सब्सटेंस ही होता है। ठीक है, तो कलाए को जब हम खाते हैं तो कलाए को खाने से क्या होता है कि वात प्रकोपित होता है। अब जो कलाई को खाने से वात प्रकोपित हुआ है, तो उस वात को प्रकोपित करने के लिए वात के सारे गुण रिस्पॉन्सिबल है। तो वात का लघु गुण भी रहेगा, चल गुण भी रहेगा, सूक्ष्म गुण भी रहेगा, जितने भी गुण है वात के सारे गुण प्रकोपित होके ओवरऑल वात को प्रकोप करते हैं कलाई में। ठीक है, अब ऐसे ही एक होता है तंडुलियक। तंडुलियक का मतलब होता है चौलाई। चौलाई आपने सुना है? हाँ मैम, जो खाते हैं उसे बोलते हैं शायद। हाँ, हरी सब्जी, हरी सब्जी होती है हाँ। एक तरीके की।
तो तंडुलिक में क्या होता है, चौलाई में, कि चौलाई भी हमारा वात का प्रकोप करती है, लेकिन वो वात का प्रकोप वात के 3 गुणों को करके करती है। जैसे वो वात की रुक्षता को बढ़ा देगी, शीतलता को बढ़ा देगी और लघुता को, इन 3 गुणों वो बढ़ाएगी और फिर वात का प्रकोप करवाएगी। इसी तरीके से इक्षुकांड जो गन्ना होता है वो भी वात का प्रकोप करवाने वाला होता है, लेकिन ये कैसे वात का प्रकोप कराता है, ये केवल 2 दोषों को बढ़ा के वात का प्रकोप कराता है, रुक्षता और शीतलता। और सीधू, सीधू एक तरीके का अल्कोहल का टाइप होता है, तो सीधू भी क्या करता है, रुक्षता करवाता है। ये सीधू भी वात का प्रकोप कराता है, लेकिन ये वात का प्रकोप सिर्फ 1 गुण बढ़वाने से ही करवा देता है, रुक्षता से। तो बेसिकली अंशांश कल्पना का मतलब ये होता है कि जो दोष है, दोष के भी कौन से पर्टिकुलर गुण बढ़ रहे हैं और उन किन गुणों की वजह से ओवरऑल जो हमको एंड रिजल्ट देखने के लिए मिल रहा है कि वात बढ़ रहा है, तो वात के भी किस गुण की वजह से वात बढ़ रहा है, ये चीज कहलाती है अंशांश कल्पना। तो ऐसी संप्राप्ति जिससे हमें दोषों की अंशांश कल्पना का ज्ञान हो जाए, वो कहलाती है विकल्प संप्राप्ति। ये आपको क्लियर हुआ क्या? यस मैम। ठीक है। अब थर्ड तरीके की संप्राप्ति होती है हमारी प्राधान्य संप्राप्ति। प्राधान्य संप्राप्ति का बेसिकली मतलब ये है कि ऐसा होता है कई बार कि कुछ व्याधियां होती हैं। 1 मिनट, यहाँ पे ट्रेन जा रही है, शोर होगा। हाँ, तो मैं बात कर रही थी प्राधान्य संप्राप्ति की। तो प्राधान्य संप्राप्ति में क्या होता है, हमें कई बार, हमेशा ऐसा नहीं होता कि हमको सिर्फ एक दोषज, ऐसा नहीं होता कि हमेशा सिर्फ एक दोष की वजह से व्याधि हो, कि सिर्फ वात से हो रही है या सिर्फ पित्त की वजह से हो रही है या अकेला कफ की वजह से हो रही है। कभी ऐसा होता नहीं, होता है ऐसा भी, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं हम मानते। ठीक है, क्या होता है कि बहुत टाइम पे दोषों के मिक्स होने की वजह से व्याधि होती है। जैसे क्या है कि ज्वर हो गया तो वातज कफज ज्वर हो जाएगा, वात और कफ की वजह से। ज्वर हो गया तो वो पित्तज कफज हो सकता है कि पित्त और कफ का इन्वॉल्वमेंट है। ऐसा भी हो सकता है कि त्रिदोषज हो, ठीक है, तीनों दोष का इन्वॉल्वमेंट उसमें हो, तीनों दोषों का इन्वॉल्वमेंट भी हो। तो अब जब ऐसी कंडीशन आती है कि बहुत सारे दोषों का इन्वॉल्वमेंट है, बहुत सारे का मतलब है कि एक से ज्यादा जब दोष का इन्वॉल्वमेंट होता है व्याधियों में, तो उस टाइम पे कौन सा दोष प्रधान है और कौन सा दोष अनुबंध है, अनुबंध्य, अनुबंध, ये मैंने बताया था हेतु में भी कि कौन सा प्रधान है और कौन सा ऐसा रिसेसिव है, कौन सा दोष जो है डोमिनेंट है कि जिसकी चिकित्सा करने से रिसेसिव वाला भी अपने आप ठीक हो जाए। तो ये चीज का जिससे ज्ञान हो वो होती है प्राधान्य संप्राप्ति। तो देखिए क्या लिखा है कि दोषों की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का मतलब कि इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से रिलेट करना है कि कौन सा ज्यादा डोमिनेंट है, और परतंत्रता मतलब डिपेंडेंस, यानी कि कौन रिसेसिव है। तो दोषों में कौन स्वतंत्र है और कौन परितंत्र है, इसके आधार पर व्याधि की प्राधान्य व अप्राधान्य संप्राप्ति का निर्देश करना चाहिए। तो इस सेंटेंस का मतलब यही है कि व्याधि में कौन सा दोष प्रधान है और कौन सा अप्रधान है, और किसकी चिकित्सा करने से जो रिसेसिव वाला है वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा, जिससे हमको ये पता चले, तो वो प्राधान्य संप्राप्ति होती है। क्या आपको ये क्लियर हुआ? ओके, फिर नेक्स्ट टाइप की संप्राप्ति है बल संप्राप्ति। बल संप्राप्ति का मतलब होता है कि जैसे बल संप्राप्ति से आप समझिए, जैसे हेतु, पूर्व रूप और रूप, ठीक है, ये
हेतु मतलब कॉज, पूर्व रूप मतलब प्री मॉनिटरी सिम्टम्स, और रूप मतलब मेन जो सिम्टम्स है। तो जब कभी भी हेतु, पूर्व रूप और रूप किस बेसिकली ना बल संप्राप्ति से हमें व्याधि के बल का अनुमान लगता है कि ये व्याधि कितनी सीवियर है, कितनी हार्मफुल है, ये चीज हमको इस बल संप्राप्ति से पता चलता है। तो ये हम पता कैसे करते हैं, तो ये हमको बता रहे कि जो हेतु मेंशन है, मतलब कि जो शास्त्रों में लिखा है हेतु, वही हेतु उस व्याधि में हमको मिल रहा है, ठीक है, वही कॉज हमको मिल रहा है। दूसरा, उसके प्री मॉनिटरी सिम्टम, उसके पूर्व रूप और रूप बिल्कुल प्रॉपरली विजिबल है। ऐसा नहीं है कि एक भी कुछ कम ज्यादा, सारे के सारे जितने मेंशन होते हैं सबके सब उसमें विजिबल है कंप्लीटली। तो इस तरीके की व्याधि जो है वो प्रबल और बलवान व्याधि होती है। और वहीं अगर कोई ऐसी व्याधि है जिसमें हेतु, पूर्व रूप, रूप ये सारे क्या है, अल्प हैं, लेकिन सबके सब नहीं है, कुछ है, दो तीन कॉज है, दो तीन लक्षण है, ऐसी दो तीन पूर्व रूप है। तो इस तरीके का जो सिचुएशन रहती है वहां पे अल्प व्याधि बल होता है। तो बल संप्राप्ति क्या होती है कि हेतु, पूर्व रूप, रूप की अधिकता अथवा हीनता के कारण व्याधि के बलाबल का ज्ञान जिससे होता है वो बल संप्राप्ति है। मतलब कि हेतु, पूर्व रूप और रूप, इन तीन चीजों के बेसिस पे जब हम ये डिसाइड कर लें कि ये व्याधि बहुत ज्यादा बलवान है या बहुत वीक है, ये कैसी व्याधि का बल है, ये सीवियर है कि नहीं है, तो ये हमारी बल संप्राप्ति कहलाती है। क्या ये आपको समझ आया? यस मैम। ठीक है। उसके अलावा अब नेक्स्ट टाइप की संप्राप्ति रहती है काल संप्राप्ति। तो काल संप्राप्ति में बेसिकली जो हमारा टाइम रहता है ऋतुओं के अनुसार और दिन भर का जो टाइम है, जैसे सुबह दिन का जो टाइम है, तो उसमें मॉर्निंग के टाइम पे क्या चीज प्रकोप में, मॉर्निंग के टाइप में, फिर दिन में कौन सा दोष है और शाम को कौन सा दोष है, इन सब के बेसिस पे जो संप्राप्ति हमें बेसिकली ऋतुओं का ज्ञान करवाए वो ये काल संप्राप्ति है। जैसे कि मैं बताऊं, देखो क्या लिखा है कि जिसमें रात्रि, दिन, ऋतु एवं भोजन आदि के मध्य और अंत के अनुसार दोष विशेष का ज्ञान निश्चय किया जाता है, उसको काल संप्राप्ति कहते हैं। जैसे कि बेसिकली काल संप्राप्ति से हम ये डिसाइड कर लेते कि जैसे कोई हमको पेशेंट बोलेगा कि मुझे जो पीड़ा हो रही है वो रात में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, सुबह उतनी नहीं होती है। कोई पेशेंट आता है आपके पास पेन का, वो आता है कोई पेशेंट, वो कहता है डॉक्टर साहब मेरे को ऐसा होता है कि रात में मेरा बहुत पेन बढ़ जाता है, लेकिन सुबह मेरे को ठीक ठीक लगता है, बहुत ज्यादा पेन नहीं लगता है। फिर जैसे जैसे पूरा दिन मैं ठीक रहता हूँ, लेकिन जैसे जैसे शाम होने लगती है तो उसमें मेरा दर्द बहुत बढ़ने लगता है। तो हम क्या पता करते हैं कि अच्छा शाम को इसका दर्द बढ़ रहा है, तो शाम को जो काल रहता है वो रहता है हमारा वात का। जैसे अभी का ये जो टाइम चल रहा है ये रहता है हमारा वात का, ठीक है। तो हमें पता चलता है अच्छा शाम के टाइम इसका दर्द बढ़ने लगता है, तो मतलब वात से रिलेटेड कुछ है, क्योंकि शाम के टाइम तो वात का प्रकोप रहता है और इसका उसी टाइम पे जो पीड़ा है इसकी बढ़ रही है, इसको जो दिक्कत हो रही है वो उसी टाइम पे ज्यादा हो रही है, मतलब व्याधि कोई ऐसी है जो वात से रिलेटेड है। तो इस तरीके का ज्ञान हमको यहाँ पे होता है। जैसे मैं बताऊं, चाहे दिन का आप लीजिए टाइम, चाहे आप रात का लीजिए, आप भोजन से रिलेटेड लीजिए, हमेशा यही सीक्वेंस रहेगा। जैसे क्या है, जैसे दिन चालू होता है, दिन चालू होता है का मतलब जब उजाला रहता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, और रात्रि का मतलब है जब अंधकार रहता है। तो जब ये उजाला रहता है तो उस टाइम पे बिल्कुल स्टार्टिंग का जो टाइम रहता है, मॉर्निंग का जो टाइम रहता है, वहां पे आपका कफ प्रकोप रहता है। फिर जैसे जैसे दिन होती है, दोपहर का टाइम रहता है, पित्त प्रकोपित रहता है। उसके बाद जैसे शाम होने लगती है, जैसे ये अभी शाम का टाइम रह रहा है, अंधेरा होने से पहले का जो ये इवनिंग का टाइम रहता है, यहाँ पे वात का प्रकोप होता है। ऐसे ही रात में भी रहता है। रात की जो स्टार्टिंग होती है, हमारा डिनर का टाइम रहता है, वहां पे कफ का प्रकोप रहता है। जब आधी रात हो जाती है तो पित्त का प्रकोप रहता है, और जब बिल्कुल 2-3 बजे का टाइम रहता है तो उस टाइम पे वात का प्रकोप रहता है। ऐसे ही ऋतुओं के अनुसार भी रहता है। और भोजन में भी क्या है कि जब हम खाना शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले कफ हमारा थोड़ा सा प्रकोपित रहता है, उसके बाद जब डाइजेशन चालू हो जाता है तो हमारा पित्त बढ़ने लगता है, क्योंकि पित्त का काम डाइजेशन का है। और लास्ट में जब पूरा खाली हो जाता है तो खाली स्थान पे तो वात ही आती है, तो वहां पे वात आता है। तो ये सीक्वेंस रहता है। तो इस सीक्वेंस के हिसाब से इन दोषों का मतलब कौन सा दोष किस टाइम पे प्रकोपित रहता है, इस हिसाब से हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि ये किस दोष की व्याधि हो। तो ये जब हम पता लगा ले तो ये चीज हमारी काल संप्राप्ति कहलाती है। क्या आप लोगों को क्लियर हुई ये चीज? यस मैम। ओके, कुछ नहीं समझ आएगा तो आप पूछिएगा। उसके अलावा
ठीक है। अब फिर हमारी एक रहती है विधि संप्राप्ति। अब विधि संप्राप्ति में क्या होता है, ये भी संख्या संप्राप्ति की तरह ही है कि जैसे संख्या संप्राप्ति में हमको ये पता चलता है कि कितने भेद होते हैं किसी भी व्याधि के, वैसे ही हमको विधि संप्राप्ति में भी ये पता चलता है कि कितने भेद होते हैं। बस एक एडिशनल चीज यहाँ पे डिफरेंस की ये होती है कि यहाँ पे दोष भी पता चल जाते हैं कि वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज क्या टाइप्स होते हैं पर्टिकुलर, वो भी पता चल जाता है। वहां सिर्फ ये बोलते हैं कि ज्वर जो है 5 तरीके का या 8 तरीके का, सिर्फ इतना बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे विधि संप्राप्ति से हमें ये भी पता चल जाएगा कि कौन से होते हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, ऐसे सब हमें पता चल जाता है। तो ये होती है हमारी विधि संप्राप्ति। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई क्या? यस मैम। अब इस तरीके से पूरा निदान पंचक का टॉपिक खत्म होता है। ये लास्ट में मैंने 2 पेजेस ऐड किए हैं बुक के, एक पीडीएफ बना के आपके लिए। ये इसीलिए क्योंकि इसमें ना निदान पंचक का महत्व है। तो कभी भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता नहीं है कि सभी का एक साथ लिखिए। वो कभी ऐसे नहीं बोलेगा कि हेतु का महत्व भी लिखो, पूर्व रूप का भी महत्व लिखो, रूप का भी महत्व लिखो, ऐसा नहीं होता है। निदान पंचक से क्वेश्चन हर बार ही आता है, 10-20 जितने भी नंबर में आपकी यूनिवर्सिटी में रहता होगा वहाँ पे थोड़ा बहुत किसी का कम ज्यादा रहता है। जैसे मैं उत्तराखंड से हूँ तो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि 20 नंबर में, 15-20 नंबर में हर बार ये निदान पंचक को वो लोग डालते हैं। अब 15-20 नंबर में क्या पूछते हैं, किसी भी एक चीज का वो विस्तृत रूप से वर्णन करने के लिए कह देंगे। तो कह देंगे हेतु को पूरा अच्छे से समझाओ, साथ में निदान पंचक का महत्व बता दो, या कह देंगे पूर्व रूप का महत्व बता दो। कोई भी एक चीज के लिए बोलेंगे इसको डिटेल में बताओ, साथ में बोल देंगे किसी और का महत्व बताओ, कभी भी सबका महत्व एक साथ नहीं पूछेंगे। तो इसीलिए मैंने ये पीडीएफ यहाँ पे ऐड की है कि कहानी तो अब हम सब लोग सेकेंड ईयर में आ जाते तो कहानी बनानी तो हमको आती है। तो आपको पता ही है कि निदान पंचक से बेसिकली हमारा मोटो ये है कि हम व्याधि का ज्ञान कर पाए कि व्याधि का बल कैसा है, व्याधि कैसी है। जब तक एक व्याधि को व्याधि का पूर्ण ज्ञान नहीं होगा कि ये व्याधि साध्य भी है कि नहीं है, इसके लक्षण कौन से हैं, ये कौन सी व्याधि है, वातज है, जब तक किसी वैद्य को टोटल कंप्लीटली व्याधि का ज्ञान नहीं होगा वो एक अच्छी चिकित्सा नहीं कर सकता। और अगर वो चिकित्सा नहीं करेगा तो उसको यश नहीं मिलेगा, उसको कीर्ति नहीं मिलेगी, उसके पास पेशेंट नहीं आएंगे। और इस तरीके की आप 1000 कहानियां बना के लिख सकते हैं। ठीक है, आप एक बारी को बस ये रीड कर लीजिएगा, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको खतरनाक लगे। जो आप पूर्व रूप के लिए लिख के आ सकते हैं कि अगर हमें पूर्व रूप का ज्ञान नहीं होगा, जैसे मैं पूर्व रूप का उठाती हूँ तो आप पूर्व रूप के महत्व में लिख सकते हैं कि अगर हमको पूर्व रूप का ज्ञान नहीं होगा तो हम ये पता नहीं लगा सकते, पूर्व रूप को देखने के बाद भी हम ये पता नहीं लगा सकते कि व्याधि कौन सी होने वाली है। अब हम यही नहीं पता लगा पाएंगे फ्यूचर में व्याधि कौन सी होने वाली है, तो हम ना चिकित्सा कर पाएंगे, ना उसको क्या प्रिकॉशन लेना है ये बता पाएंगे। इसी तरीके से आप रूप वगैरह सबके अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हैं। आप इसको एक बार रीड करिएगा, कुछ भी दिक्कत होगी तो मैं आपको समझा दूंगी। ये मैं करवा देती लेकिन ये फालतू टाइम वेस्ट वाली बात है, इसमें कुछ इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, क्या आप लोग को समझ आई ये बात? कहानी तो बना लेंगे ना आप लोग? मेन होता है इनके बारे में पता होना, इससे रिलेट करके हम सब कहानी बना लेते हैं कि इम्पोर्टेंस की क्या, इम्पोर्टेंस की कहानी बनाना मेन बात नहीं है। मेन बात है आपको इनकी डिटेल पता होनी चाहिए, जो कि मैंने पूरी बता दी। अब देखिए निदान पंचक होता है हमारा खत्म। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको पढ़ाती हूँ नेक्स्ट टॉपिक। फिर मैं अभी आपको सिलेबस में से बता भी दूंगी कि मैंने क्या क्या चीजें कवर करवा दी है। ठीक है, अभी सिलेबस पीडीएफ डाउनलोड करके मैं बता दूंगी कि मैंने क्या क्या कवर उसमें से करवा दिया। ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं हम। ये कुछ, अगर आपकी यूनिवर्सिटी में 2-3 नंबर के आते हैं क्वेश्चंस, तो ये 2-3 नंबर में आने वाले टॉपिक्स हैं। जैसे मेरे उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि मिनिमम मार्क्स 5 होता है, तो हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है, मुझे बाकी का तो नहीं पता। जैसे जूनियर्स वगैरह रहते हैं मेरे, तो उनका मेरे को पता है कि, और जब मैंने भी दिया था तो हमारे टाइम पे भी ऐसे ही होता था कि 5 नंबर मिनिमम ही रहता है हमारा। अभी भी मिनिमम मार्क्स हमारे 5 हैं, 2-3 के वहाँ हमारे यहाँ क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन अगर आपके यहाँ 2-3 में आता है तो ये 2-3 नंबर वाले टॉपिक्स है कि 2-2 3-3 नंबर में ही पूछे जा सकते हैं। अगर 5 नंबर में पूछेगा तो 2 टॉपिक एक साथ डाल के पूछेगा। एक मिनट।
हाँ तो मैं बता रही थी कि ये जो टॉपिक्स हैं ये 3-4 नंबर वाले हैं। अगर 5 नंबर में पूछेगा तो 2-3 टॉपिक एक साथ डाल के बोलेगा, ठीक है। तो अब ये छोटे छोटे मार्क्स के हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि मैं कुछ भी छुड़वाऊंगी नहीं सिलेबस का, मैं हर एक पॉइंट कवर करूंगी, चाहे वो एक ही नंबर में क्यों ना आता हो, ठीक है। तो अरिष्ट क्या होते हैं, देखिए अरिष्ट करके आपसे पूछ लेगा 2-3 नंबर में कि अरिष्ट क्या होता है। एक्चुअली ऐसा होता है, अरिष्ट वो लक्षण है जब कभी भी किसी पेशेंट की डेथ होने वाली होती है तो उससे पहले उसकी बॉडी किस तरीके के लक्षण शो कर रही है, वो चीजें होती है अरिष्ट। तो अरिष्ट मतलब ऐसे लक्षण हमें पेशेंट में देखने के लिए मिलेंगे, तो हम अरिष्टों को देख के बता सकते हैं कि अच्छा ये पेशेंट की अब डेथ होने वाली, क्योंकि ये सारी चीजें तो अरिष्ट में मेंशन है। ये अरिष्ट में ज्यादा डिटेल इसलिए नहीं जा रही क्योंकि ये चरक में हमको पढ़ना होता है इंद्रिय स्थान में। तो मैं आपको मेन बता रही हूँ कि अगर आपके रोग निदान में आएगा तो 2-3 नंबर में ही आता है अरिष्ट। उसके अलावा तो आएगा भी, तो मैंने ये 10 नंबर के हिसाब से तो कंटेंट बना ही रखा है इसमें। अब देखिए क्या होता है कि अरिष्ट की परिभाषा क्या है कि निश्चित मृत्यु सूचक लक्षणों को अरिष्ट कहते हैं। मतलब इन लक्षणों को देख के ये वैद्य को जान लेना चाहिए कि जो अब पेशेंट है वो मरने वाला है। अब क्या बोला है कि अरिष्ट निश्चित रूप से मारक होते हैं तथा ऐसी कोई मृत्यु नहीं होती जिससे पूर्व में अरिष्ट के लक्षण उत्पन्न ना हो। मतलब आप ऐसे समझिए कि ये लक्षण कभी भी कोई पेशेंट अगर डेथ होनी है तो ये लक्षण वो पक्का शो करेगा ही। इन लक्षणों के बिना कभी भी उसकी डायरेक्टली डेथ नहीं होती। तो ये अरिष्ट वो लक्षण है जब कभी भी किसी पेशेंट की डेथ होने वाली होगी, जब कभी भी कोई पेशेंट मरने वाला होगा, उससे पहले वो ये सारे लक्षण शो करेगा, वो अरिष्ट होते हैं। तो अरिष्ट होते हैं मृत्यु सूचक लक्षण। एक वर्ड में बोले तो मृत्यु सूचक लक्षणों को अरिष्ट कहते हैं। अब अरिष्ट दो तरीके के होते हैं, एक होता है नियत और एक होता है अनियत। नियत का मतलब ये ऐसे अरिष्ट है जिसको देख के पता चल जाता है कि बिल्कुल श्योर डेथ होने ही वाली है, पक्का पक्का ये जो पेशेंट है मर जाएगा। और अनियत मतलब कि ऐसा होता है कि ये वैसे तो अरिष्ट के लक्षण है, वैसे तो ये पेशेंट बिल्कुल क्रिटिकल कंडीशन में, लेकिन क्या होता है कि कई बार आपने से मूवीज वगैरह में देखा होगा कि वैसे मूवीज में तो एकदम वाहियात ही बताते हैं वो, लेकिन आपने देखा होगा कि कई बार एकदम सीरियस क्रिटिकल कंडीशन के बाद भी पेशेंट बच जाता है। तो ये वो अनियत वाले अरिष्ट के लक्षण है कि है तो अरिष्ट के लक्षण, है तो पेशेंट मरने वाला, लेकिन कई बार चिकित्सा से वो पेशेंट ठीक भी हो जाता है। तो अनियत मतलब कभी कभी चिकित्सा से टल जाने वाले ये होते हैं, मृत्यु जिससे टल जाए वो ये अनियत अरिष्ट लक्षण। नियत अरिष्ट लक्षण मतलब बिल्कुल मर जाएगा पेशेंट, अनियत का मतलब शायद बच भी सकता है। उसके बाद इसका महत्व आता है कि महत्व में क्या है कि वही सारी कहानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है डॉक्टर के लिए। अगर उसको अरिष्ट की पता ही नहीं है, कि अरिष्ट की नॉलेज नहीं है, तो क्या है वो प्रॉपर, वो उसको लगेगा कि अच्छा ये तो कोई व्याधि होगी, वो ट्रीट करता रहेगा और क्या लास्ट में पेशेंट मर ही जाए, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं है ये तो अरिष्ट के लक्षण है, अब ये मरने ही वाला है। तो इस तरीके से अरिष्ट का ज्ञान बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर उसको अरिष्ट का ज्ञान नहीं है तो अपशय का भागी होगा, मतलब पाप का भागी होगा वो वैद्य। उसके अलावा ये फैमिली अटैक वाली कहानी की जैसा हम लोग आजकल सुनते ही हैं कि बेमतलब में फैमिली वाले डॉक्टर के ऊपर उसको मारपीट करने लगते हैं, तो वही चीज है कि हमें डॉक्टर को प्रॉपरली पता नहीं है, थोड़ा सा भी उसकी हार्ट बीट बढ़ रही है या कुछ भी हल्का सा भी ऊपर नीचे हो रहा है, आपको लग रहा है कि भाई ये तो अरिष्ट के लक्षण है, ये मरने वाला है, आप उसके घर वालों को जाके तुरंत बोल दे रहे हैं कि आपका जो पेशेंट है वो मरने वाला है, तो बस एकदम से उसके घर वाले आप पे अटैक कर देंगे। तो वही बात है कि अरिष्ट का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट। क्या इस टॉपिक में कोई आपको डाउट है किसी को? कुछ पूछना है? व्हाट इज मीन ऑफ भेद? भेद मीन्स टाइप्स, झुमुक भेद मीन्स टाइप्स। ओके, समझ आया क्या आपको? आप माइक में बोल दिया करिए, मैं यहाँ पे चैट देख नहीं पाती क्योंकि स्क्रीन शेयर रहता है मेरा, तो आप चैट में बोल दिया करिए तो मैं आपको बता, सॉरी चैट नहीं, माइक में बोल दिया करिए तो मुझे सुनाई दे जाएगा। ओके, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक रहता है साध्यता साध्यता का, ठीक है। इसमें क्या है, बेसिकली ये जो साध्यता साध्यता का टॉपिक रहता है, इसमें हमको ये पढ़ना होता है कि जो भी हमारी डिजीज है, जो भी हमारी व्याधि है, क्या वो क्योरेबल है या वो क्योरेबल नहीं है, ठीक है। तो लिखा है प्रभाव भेद से आचार्यों ने रोग को 2 टाइप बता दिए, साध्य और असाध्य। बेसिकली कुछ ये ऐसी खास बात नहीं है कि
इसका मतलब यही है कि रोग क्योरेबल है या नहीं है। तो रोग दो तरीके का हो सकता है, या तो साध्य मतलब क्योरेबल, वो ट्रीट हो जाएगा, या असाध्य यानी कि क्योरेबल नहीं है, वो ट्रीट नहीं होगा। अब साध्य भी है, अगर वो ट्रीट हो भी जा रहा है तो भी उसकी दो कैटेगरी होंगी। सुख साध्य मतलब इजीली क्योरेबल, और कृच साध्य मतलब ऐसी व्याधि मतलब ऐसी डिजीज जो कि ट्रीट तो हो जाएगी लेकिन उसमें थोड़ी डिफिकल्टी होगी, शायद 2-3 साल लग जाए ट्रीट होने में, लेकिन ऐसा है कि वो ट्रीट हो जाएगी, पेशेंट एकदम हेल्दी हो जाएगा। फिर असाध्य है मतलब जो कि नॉन क्यूरेबल डिजीज होती है, इसमें क्या होता है, याप्य और प्रत्याख्य की सिचुएशन होती है। याप्य का मतलब होता है कि ये ऐसी डिजीज है कि जब तक पेशेंट दवाई खाएगा तब तक वो जिंदा रहेगा, दवाई छोड़ी तो पेशेंट खत्म। प्रत्याख्य का मतलब कुछ भी कर लो पेशेंट बचना ही नहीं है, वो मरने ही वाला है, उसका कुछ चिकित्सा ही नहीं हो सकती, तो वो होती है प्रत्याख्य की सिचुएशन। अब थोड़ा सा हम इसको डिटेल में देखते हैं कि सुख साध्य क्या होते हैं। सुख साध्य मतलब इजीली क्योरेबल डिजीज। तो इसके ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं कि सुख साध्य मतलब रोग नवीन हो, बिल्कुल फ्रेश रोग हुआ हो, न्यू रोग हो, तो वो इजीली क्योर हो जाएगा। ठीक है, एक दोष है जो सिंगल दोष से होगा तो आराम से क्योर हो जाएगा। एक मार्गी हो, एक मार्गी का मतलब या तो ऊर्ध्व मार्ग से हो या अधो मार्ग से हो, या तो ऊपर की साइड को हो वो रोग या नीचे की साइड हो। ऐसे नहीं कि ऊपर से भी वॉमिटिंग भी है फिर नीचे से डायरिया डिसेंट्री का भी हो रहा है, दोनों मार्ग में नहीं होना चाहिए, या तो ऊपर की साइड ही हो वो रोग या वो लोअर साइड हो। ठीक है, तो एक मार्गी का मतलब ये होता है। रोगी बलवान हो मतलब अच्छी इम्यूनिटी हो पेशेंट की। रोग उत्पादक दोष व रोगी की प्रकृति समान ना हो, मतलब ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि वातज प्रकृति का मनुष्य और उसको वातज ही रोग हो रहा है, तो ये दिक्कत है। क्योंकि रोग उत्पादक दोष का मतलब है कि अब रोग करने वाला है वात दोष, ठीक है, वात की वजह से दोष हो रहा है, और रोगी की प्रकृति भी वातिक है, ठीक है, वातिक प्रकृति का मनुष्य और उसको वातज ही रोग हो रहा है, तो दोनों चीजें जब सेम हो जाएंगी, प्रकृति भी और दोष भी, तो वो फिर वो हमारी बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, सुख साध्य इजीली क्योरेबल, तो वातज में वातज ही व्याधि ना हो। तो देखो लिखा है रोग उत्पादक दोष व रोगी की प्रकृति समान ना हो। ठीक है, उसके बाद मर्म स्थल में ना हो। मर्म स्थल आपको पता है क्या होता है, मर्म, मर्म पता है यस आपको क्या होते हैं मर्म? मैम, जहाँ आघात होने पर मृत्यु हो जाती है। हाँ, और 3 मेन मर्म कौन से होते हैं, त्रिमर्म? हृदय, बस्ती, नाभि, सुना है आपने? यस मैम, यस मैम। हाँ, तो मर्म मतलब ऐसे ही स्थान होते हैं, ऐसी क्रिटिकल जगह होती है, ऐसे क्रिटिकल एरिया होते हैं जहाँ पे अगर आघात लगा, जहाँ पे अगर थोड़ा सा भी इंजरी वगैरह कुछ भी हुई तो वहां पे तुरंत मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसे स्थानों में, ऐसे मर्म स्थलों में ये रोग ना हो, उपद्रव ना हो, मतलब कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो इस तरीके के जो ऐसे जहाँ पे हमको साइन सिम्टम्स दिखेंगे, इस तरीके के जो रोग हैं वो सुख साध्य रोग होते हैं, इजीली क्योरेबल होते हैं। कि एक तो व्याधि एकदम फ्रेश है, बिल्कुल न्यू व्याधि, अभी कुछ ही दिनों हुए हैं, ठीक है, 2-4 ही दिनों, एकदम नहीं। एक दोष है सिंगल दोष की वजह से, एक मार्गी है सिर्फ एक ही साइड की, या तो ऊपर से या नीचे की साइड। उसके अलावा रोगी की इम्यूनिटी भी बहुत बढ़िया है, मर्म स्थल में भी नहीं है वो। उसके बाद रोग उत्पादक दोष मतलब जिस दोष की वजह से हुई है और जो रोगी की प्रकृति है वो दोनों भी सेम नहीं है, और कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं है। इस तरीके की जो सिचुएशन वाले रोग होते हैं वो सुख साध्य होते हैं। अब अगर हम बात करें कृत साध्य की, तो कृत साध्य मतलब ऐसे रोग होते हैं जो कि थोड़ा डिफिकल्टी के साथ क्योर होते हैं लेकिन वो ठीक हो जाते हैं। तो कृत साध्य में क्या होता है कि रोगी का बल मध्यम हो। मैंने एक्चुअली यहाँ पे सारे ऐसे ही पॉइंट्स रखे हैं जो कि इजीली लर्न हो जाए, ठीक है। तो इसमें क्या है, रोगी का मध्यम बल होना चाहिए, मतलब ठीक ठीक इम्यूनिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं बिल्कुल ही खत्म इम्यूनिटी है तो फिर वो ठीक ही नहीं होगा, ठीक ठीक इम्यूनिटी होनी चाहिए मध्यम बल की। इसके बाद गर्भिणी, बालक या वृद्ध रोगी, कोई प्रेग्नेंट लेडी है, कोई बच्चा है, कोई बूढ़े हैं, इनमें भी रोग थोड़ा डिफिकल्टी के साथ ठीक होता है लेकिन ठीक हो जाता है। मर्म स्थान में उत्पन्न रोग, मर्म स्थान में उत्पन्न हुआ है रोग लेकिन वो बिल्कुल अभी ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम से, सदियों से चला आ रहा है मर्म स्थान में रोग, नहीं, ऐसा अभी कुछ नए टाइम में हुआ है,
तो वो मर्म स्थान में हुआ रोग भी ठीक हो जाएगा, थोड़ी डिफिकल्टी होगी लेकिन ठीक हो जाएगा। अत्यंत उपद्रव ना हुए हो, अगर कॉम्प्लिकेशन हो भी गई है तो एक दो ही कॉम्प्लिकेशन हो, ऐसा ना हो 50-60 कॉम्प्लिकेशन वाला पेशेंट आ रहा है। 50-60 तो मैं बहुत ज्यादा बोली हूँ, 6-7 भी अगर कॉम्प्लिकेशन देखने के लिए मिलती है तो बहुत डिफिकल्ट होता है उस पेशेंट को क्योर करना। तो ज्यादा उपद्रव ना हो, 2-3 ही हो। उसके अलावा रोग अधिक पुराना ना हो, ऐसा नहीं है कि बहुत ही 10-15 साल पुराना रोग है। उसके अलावा द्विदोषज, दो दोषों का इन्वॉल्वमेंट जिस रोग में रहता है वो कृच्छ साध्य होता है। दो मार्गों में आश्रित, मतलब वो ऊर्ध्व मार्ग में भी रहता है और अधो मार्ग में भी रहता है, ऊपर की साइड भी रहता है और नीचे की साइड भी रहता है। तो इस तरीके का रोग कृच्छ साध्य होता है। उसके अलावा अब यापी की बात करें तो यापी में क्या है, गंभीर धातुगत रोग। गंभीर धातुगत का रोग का मतलब है कि उन्होंने जो हमारी धातुओं हैं उनको बहुत ज्यादा, उन धातुओं को बहुत ज्यादा लेवल पे उन्होंने दूषित कर दिया, बहुत ज्यादा उन धातुओं को खराब कर दिया उन्होंने। द्विदोषज, ठीक है, ये भी दो दोषज होते हैं, तो यापी की कैटेगरी में भी कुछ कुछ आते हैं। लंबे समय से चला आ रहा रोग, बहुत पुराना रोग है, ठीक है, मर्म आश्रित है, मर्म आश्रित भी और बहुत लंबे समय से भी चला आ रहा है। संधि आश्रित है, कहीं जॉइंट्स का पेन है तो वो भी याप्य माना जाता है। अब बात करें प्रत्याख्य की, प्रत्याख्य मतलब ट्रीट ही नहीं होगा, दवाई दे के भी कुछ फायदा नहीं है, ठीक है, तो इसलिए उसको बोलो कि कुछ नहीं होने वाला है, आप ऐसी रहिए। तो अप्रत्यक्ष में क्या रहता है कि सभी मार्गों में व्याप्त रहेगा, सभी मार्गों से मतलब ऊर्ध्व मार्ग भी, अधो मार्ग भी, और एक तिर्यक मार्ग भी होता है कि तिरछा, ये जब हम रोग मार्ग पढ़ेंगे तो वहां पता चलेगा। तो सारे मार्गों में, ठीक है, त्रिदोषज है, बहुत ही वीक इम्यूनिटी का पेशेंट है, इंद्रिय की जो शक्तियां उसकी नष्ट करने वाला रोग है, मतलब जो हमारी पंच इंद्रियां होती हैं उन सबको नष्ट करने वाला, हमारी नेत्रों को, कर्ण, जिह्वा, इन सबको वो नष्ट करने वाला रोग है। अरिष्ट लक्षण अब दिखने लगे, अरिष्ट दिखने लगे तो पेशेंट वैसे ही मरने वाला है। अति वृद्ध रोगी हो, बहुत ज्यादा बूढ़ा है, ठीक है, और जो रोग याप्य रोग के लक्षणों से युक्त हो, और जो याप्य वाले रोग होते हैं ना, मतलब कि ठीक नहीं होते लेकिन जब तक दवाई चल रही है पेशेंट जिंदा है, कुछ कुछ याप्य रोग भी प्रत्यक्ष होते हैं। तो क्या आपको ये साध्यता असाध्यता समझ आ गई है? यस मैम। झुमुक आपको समझ आ गया? कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। भेद का मैंने बता दिया था, टाइप होता है। हाँ मैम। और कुछ पूछना है? नो मैम, एक बार पढ़ेंगे फिर उसके बाद देखते हैं, कुछ कंफ्यूजन हो तो बाद में हाँ पूछेंगे। हाँ हाँ, ठीक। आपको यहाँ पे कोई हिंदी का मतलब समझ नहीं आता, हिंदी वर्ड का, तो आप पूछ लीजिएगा, मैं उसको बता दूंगी। वैसे तो मैं इंग्लिश में बता ही देती हूँ, फिर भी कुछ ओके छूट जाए मैम। तो पूछ लीजिएगा। यस ओके, मैम। चलिए। अब साध्यता असाध्यता हमने पढ़ ली। अब फिर से बात आती है इसकी महत्व की, कि वही है, कोई भी ट्रीटमेंट करने से पहले डॉक्टर को ये तो पता होना ही चाहिए कि साध्य है असाध्य है। जब ये पता होगा कि साध्य है या असाध्य है तभी चिकित्सा का फायदा है। पता चल रहा है वो असाध्य रोग को लेके बैठा हुआ है ट्रीट करने, तो कुछ फायदा नहीं होगा। तो देखो लिखा है ओनली किसका क्योर करना चाहिए, साध्य रोगों का। असाध्य रोगों का अगर हम चिकित्सा करेंगे तो हमारी यश की हानि होगी, प्रोस्पेरिटी की होगी, ठीक है, हमारी निंदा होगी, जगह जगह हमारी बुराइयां होंगी, अर्थ की हानि होगी, मतलब हमें लॉस होगा, फाइनेंशियल लॉस होगा, हमें रोगियों का संग्रह नहीं होगा, मतलब अब सबको पता चलेगा ये डॉक्टर तो ठीक कर ही नहीं पाते, तो पेशेंट भी हमारे पास नहीं आएंगे। तो ये पूरा हमारा साध्यता साध्यता रहता है। क्या आपको समझ आया ये? यस मैम। ठीक है, मैं यहाँ पे पढ़ा तो रही हूँ लेकिन आप इसको खुद से पढ़िएगा और उसके बाद जो कुछ भी डाउट रहे तो पूछिएगा मेरे से, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन के बारे में, उपद्रव जिसको कहते हैं, ठीक है। उपद्रव मतलब कि जब कोई रोग हो गया है उसके बाद ठीक नहीं हुआ है और उसके बाद कोई उसमें और ही ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आने लगी और नई नई रोग उसी में उत्पन्न होने लगे, तो वो उपद्रव। तो क्या है कि उपद्रव उसे कहते हैं जो रोग उत्पन्न होने के उत्तर काल में उत्पन्न होता है, मतलब रोग हो जाता है, व्याधि हो गई, डिजीज हो गई, उसके बाद जो उत्पन्न हो रहा है वो उपद्रव। रोगों के आश्रित हो, मतलब रोग पे डिपेंड करे कि पहले रोग होगा उसके बाद ही उपद्रव होगा, उसको रोग ही कहते हैं। वो भी एक तरीके का रोग ही है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन है वो भी एक तरीके की डिजीज ही है। फिर लिखा है वह छोटा या बड़ा हो, वो कैसी भी हो सकती है, कोई माइन्यूट कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है, कोई सीवियर कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है।
किंतु रोग हो, लेकिन होनी वो एक डिजीज ही चाहिए, होती वो एक डिजीज के बाद, ये रोग के बाद हो, किंतु रोग के बाद हो तो उसको उपद्रव कहते हैं। अगर वो रोग से पहले हो गया तो वो खुद ही एक रोग हो जाएगा ना, तो हमेशा कॉम्प्लिकेशन रोग के बाद उत्पन्न होते हैं। तो ये उसकी परिभाषा है। उसके अलावा इसका महत्व क्या है कि साध्यता असाध्यता हमको जानने में हेल्प करता है कि अगर कोई उपद्रव प्रेजेंट है, ठीक है, किसी भी इजीली क्योरेबल डिजीज में भी अगर उपद्रव मौजूद हो जाएगा तो सुख साध्य को भी वो कृच साध्य कर देगा, इजीली क्योरेबल को भी वो डिफिकल्ट टू ट्रीट कर देगा। तो हमें साध्यता असाध्यता जानने के लिए उपद्रव है या नहीं ये बहुत जरूरी है जानना। ये उपद्रव आपको क्लियर हुआ क्या? यस मैम। ये उपद्रव को आचार्य माधव ने उपद्रव को पंच निदान के समान व्याधि विनिश्चय का साधन बताया है। मतलब ये है कि जो आचार्य माधव है, माधव निदान जो हम बुक पढ़ते हैं रोग निदान के लिए, इसमें एक्चुअली क्या होता है कि हर आचार्य का अपना एक स्थान श्रेष्ठ होता है। जैसे चरक जी का चिकित्सा श्रेष्ठ है, ठीक है, सुश्रुत की अगर हम बात करें तो वहां पे सर्जरी श्रेष्ठ रहती है और शारीर स्थान श्रेष्ठ रहता है। वाग्भट में सूत्र स्थान श्रेष्ठ रहता है। उसके अलावा जो माधव होते हैं इनका निदान स्थान श्रेष्ठ रहता है, ठीक है। इसीलिए आपके कॉलेज में क्या माधव निदान फॉलो करवाते हैं डिजीज के लिए? मैम अभी तो अजय कुमार शर्मा से ही पढ़ा रहे हैं। अच्छा, माधव निदान नहीं पढ़वाई आपके वहां पे? नहीं नहीं पढ़ाई अभी तो। ओके, झुमुक आपके वहां पे यूज होती है माधव निदान? हाँ मैम, रेफरेंस तो माधव निदान का भी देते हैं, पर हमारे यहाँ इंग्लिश मीडियम में है। अच्छा, ओके ओके, तो आपकी थोड़ी बुक्स वगैरह अलग रहती होंगी। यस मैम। ठीक है, चलिए हम भी उसका ही रेफरेंस लेके चलेंगे माधव निदान के, क्योंकि उनका निदान स्थान श्रेष्ठ रहता है। हाँ, तो मैं बता रही थी कि जो आचार्य माधव है इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से पंच निदान होते हैं हमारे, हेतु रूप, पूर्व रूप वगैरह, ये 5 चीजें जो होती है हमारी, जैसे ये एक व्याधि को जानने के लिए हेल्प करती है, एक डिजीज को जानने के लिए हेल्प करती है, उसी तरीके से ये जो उपद्रव है ये भी एक व्याधि को जानने का साधन होता है, ऐसा हमारे आचार्य माधव कहते हैं, ठीक है। व्याधि विनिश्चय का साधन है, मतलब व्याधि को जानने का साधन है। अब बात होती है उदारक की, ठीक है। उदारक क्या हम कह सकते हैं? प्रोग्नोसिस, मतलब कि अब जो व्याधि हो गई है इसका फ्यूचर क्या होने वाला है, ये होता है प्रोग्नोसिस। तो इसमें क्या है, व्याधि का भविष्यकालिक रूप उदरक कहलाता है, ठीक है। अब इसमें भी क्या है कि अगर जैसे हमने रोग की जो फाइनल स्टेट आ गया, रोग का फाइनल स्वरूप आ गया कि ये अब बिल्कुल लास्ट हो गया, तो अब क्या है कि हमने जब चिकित्सा वगैरह सब कुछ कर दी तो उसके बाद क्या है, हमारी चिकित्सा होने के बाद ऐसा हो सकता है कि वो व्याधि शांत हो जाए और ऐसा भी हो सकता है कि वो व्याधि प्रबल हो जाए। तो अब चिकित्सा होने के बाद क्या वो व्याधि शांत हो गई है या वो व्याधि बढ़ गई है, इस बेसिस पे जो ये उदरक होता है ये 2 तरीके का होता है, सुखदायी और दुखदायी। सुखदायी का मतलब व्याधि शांत हो गई है तो हम कह देंगे कि गुड प्रोग्नोसिस है। अगर दुखदायी होगा तो व्याधि अधिक प्रबल हो गई है, मतलब बहुत ज्यादा खराब कंडीशन हो गई, तो वो बैड प्रोग्नोसिस कहलाएगा, ठीक है। प्रोग्नोसिस का मतलब फ्यूचर क्या है उस व्याधि का, वो प्रोग्नोसिस कहलाता है। ये क्या आपको क्लियर हो गए ये सारे पॉइंट्स? यस उपद्रव मैम। एक बार बता दीजिए मैम। अच्छा, इसका मतलब होता है उपद्रव कॉम्प्लिकेशन की प्रोग्नोसिस। झुमुक क्या बताना है, कॉम्प्लिकेशन या प्रोग्नोसिस? कॉम्प्लिकेशन मैम। अच्छा, कॉम्प्लिकेशन का मतलब होता है कि जब कोई डिजीज बढ़ जाती है तो उसके बाद नॉर्मली हमको कॉम्प्लिकेशंस देखने के लिए मिलते हैं। तो इसकी मैं परिभाषा का मतलब आपको समझाऊं तो इससे क्या होता है कि उपद्रव उसको कहते हैं जो रोग होने के उत्तर काल में उत्पन्न हो, मतलब जब एक कोई डिजीज हो गई है उसके बाद अगर उसी से एसोसिएटेड कोई और डिजीज हमको होती है तो उसको हम कॉम्प्लिकेशन कहते हैं। तो जो ये लिखा है कि उपद्रव उसे कहते हैं जो रोग होने के उत्तर काल में उत्पन्न हो, मतलब कॉम्प्लिकेशन वो है जो कि डिजीज होने के बाद हमको होता है,
फिर लिखा है रोग के आश्रित हो, और वो जो हमें कॉम्प्लिकेशन हो रहा है वो रोग पे ही डिपेंड है, वो हमारी डिजीज पे डिपेंड है, वो उस डिजीज पे डिपेंड है, तभी तो वो हमको कॉम्प्लिकेशन के स्वरूप में मिल रहा है। अगर वो उस व्याधि से एसोसिएटेड ही नहीं होगा, उस व्याधि पे डिपेंड ही नहीं होगा, तो वो अपने आप में एक अलग डिजीज होगी, क्योंकि कोई भी कॉम्प्लिकेशन होता है तो वो एक डिजीज ही होती है अपने आप में। तो लिखा है रोग के आश्रित हो, उसको रोग ही कहते हैं, जैसे मैंने बताया कॉम्प्लिकेशन भी अपने आप में एक डिजीज ही होती है। फिर लिखा है ये कॉम्प्लिकेशन छोटा बड़ा कैसा भी हो सकता है, कि माइन्यूट कॉम्प्लिकेशन है, एकदम सीवियर कॉम्प्लिकेशन है, कैसा भी ये डिजीज हो सकती है, लेकिन हमेशा जो मेन डिजीज है उसके बाद ही होगी। अगर वो उससे पहले हो जाएगी तो वो अपने आप में एक अलग डिजीज बन जाएगी, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन भी एक तरीके की डिजीज ही होती है। अभी समझे क्या आप? यस मैम, क्लियर मैम। ओके, और इसका महत्व तो वही है कि अगर हमें कॉम्प्लिकेशन पता है तो हम ये जान पाएंगे कि क्या ये व्याधि इजीली क्योर हो जाएगी, नहीं होगी। अगर हमको दिख रहा है कि किसी डिजीज में कॉम्प्लिकेशन भी साथ में उसके रह रहे हैं, कि एक डिजीज होगी उसके पीछे से 2-4 और डिजीज उससे एसोसिएटेड दिख रही है हमें वहां पे, तो वो अगर इजीली क्योरेबल जो मेन डिजीज है, अगर वो इजीली क्योरेबल भी है तो वो कृच साध्य बन जाएगी, वो डिफिकल्ट टू क्योर बन जाएगी। क्यों? उन साइड में एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, जो उस मेन डिजीज से एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस है उनकी वजह से जो इजीली क्योरेबल डिजीज है वो भी डिफिकल्ट टू क्योर बन जाएगी। अभी क्लियर हुआ सब? क्लियर मैम। ठीक है। और एक ये पॉइंट था कि आचार्य जो माधव है इन्होंने हमें ये बताया है कि जिस तरीके से हम पंच निदान का यूज करते किसी व्याधि को जानने के लिए, कि जैसे उसका कॉज क्या है, पूर्व रूप क्या है, रूप क्या है, इस तरीके की जो 5 चीजें हम किसी व्याधि के बारे में जानने के लिए यूज करते हैं, उसी तरीके से माधव जी कहते हैं कि हम उपद्रव को भी मान सकते हैं कि एक कॉम्प्लिकेशन जो है ये भी हम कह सकते हैं कि ये एक डिजीज जानने का साधन है, व्याधि विनिश्चय का साधन है, मतलब डिजीज को जानने का साधन है। अभी क्लियर हुआ सब? और कुछ डाउट? नो मैम। ओके, तो एक बार हम सिलेबस अपना चेक करते हैं कि क्या क्या इसमें से कवर करवा दिया है मैंने। मैं आपको टाइम टाइम पे ये दिखाती रहूंगी ताकि आपको ये ना लगे कि मैंने कुछ छुड़वा दिया है। हाँ, यहाँ पे देखिए हम रोग निदान में जाते हैं। ये देखिए रोग निदान है, ये इसका सिलेबस, ठीक है। रोग निदान में ठीक है, ये से चली जाएगा। तो ये क्या पेपर 1 है, इसमें हमारा पेपर 1 का पार्ट ए है ये, ठीक है। मैंने पार्ट ए अभी कुछ नहीं कराया, पेपर 1 का पार्ट बी मैं बताती हूँ कि मैंने क्या क्या करवा दिया, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन रोग एंड रोगी परीक्षा, जैसे मैंने बताया रोग की परीक्षा हम लोग करेंगे निदान पंचक से, और रोगी की परीक्षा तो त्रिविध चतुर्विध इस तरीके से अलग अलग ही है। उसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ निदान पंचक, जैसे कि मैंने बताया आपको कहानी बनानी है। फिर हेतु की डेफिनेशन, सिनोनिम, क्लासिफिकेशन, ये मैं बता चुकी हूँ। पूर्व रूप में भी सेम चीज है, डेफिनेशन, सिनोनिम, सामान्य और विशिष्ट पूर्व रूप, ये मैंने बताया। उसके अलावा आप 5वें नंबर पे रूप की बात करेंगे तो ये भी डेफिनेशन, सिनोनिम, सामान्य, प्रत्यात्म लक्षण और डिफरेंस बिटवीन व्याधि एंड लक्षण, ये चीज भी मैंने बताई है। उसके बाद उपशय और अनुपशय की डेफिनेशन, टाइप्स और इट्स इंपॉर्टेंस इन डायग्नोसिस, ये भी मैंने कवर करवाया है। फिर संप्राप्ति भी डेफिनेशन, सिनोनिम, टाइप्स एंड, हाँ एक ये चीज रह गई है संप्राप्ति घटक। ये जो संप्राप्ति घटक है ये मैं आपको कल कवर करवा दूंगी,
ये मैं भूल गई थी, वरना मैं इसका भी पीडीएफ बना ली थी। ये चीज बस रह गई है, ये मैं कल कवर करा दूंगी। आप चाहिए तो साइड में नोट कर लीजिए, वरना मुझे ऐसे ध्यान रहेगा। ठीक है, एक संप्राप्ति घटक यहाँ से बच रहा है। उसके अलावा षडक्रिया काल ये पूरा बचा हुआ है। फिर उपद्रव और उदारक ये मैंने अभी करा दिया आपको। ये मैंने अरिष्ट विज्ञान डेफिनेशन टाइप्स एंड इट्स इंपॉर्टेंस ये मैंने करा दिया। साध्यता साध्यता टाइप्स देयर पैरामीटर्स एंड इंपॉर्टेंस मैंने ये भी करा दिया है। तो अगर पार्ट बी के 4th में से बात करेंगे तो हमारा 12 पॉइंट रह रहा है, 12 वाला रह रहा है, आप नोट कर लीजिए चाहिए तो कहीं। और एक ये षडक्रिया काल रह रहा है 8वें नंबर का। इसके अलावा एक ये संप्राप्ति घटक रह रहा है। ये सिर्फ 3 चीजें रह रही है, बाकी मैंने इसमें सब कुछ कवर करा दिया, एक भी चीज नहीं छोड़ी है। अब मैं परीक्षा विज्ञान पे आऊं तो परीक्षा विज्ञान में मैंने आप्तोद्देश, दर्शनादि, त्रिविध, चतुर्विध और षडविध ये सारी परीक्षा करा दी है। ये आप्तोद्देश क्या है, अलग अलग परीक्षा के अंदर ही आ जा रहा है। जो वो चतुर्विध परीक्षा हमने पढ़ी थी, जिसके मैंने PAA ट्रिक बताई थी, P फॉर प्रत्यक्ष, A फॉर अनुमान, आप्तोद्देश और Y फॉर युक्ति। तो ये आप्तोद्देश वहीं पे आ रहा है। ठीक है, तो आप्तोद्देश, दर्शनादि, दर्शनादि में त्रिविध, त्रिविध में 3 चीजें पढ़ी थी हमने, दर्शन, स्पर्श और प्रश्न। ठीक है, वो चीज हो गई। चतुर्विध हो गया, षडविध हो गया, ये मैंने परीक्षा करा दी। उसके अलावा अष्टविध परीक्षा भी मैंने आपको करा दी है। और लिखा है कर्णादि दशविध परीक्ष भाव, मैंने दशविध 10 परीक्ष भाव भी बता दिए थे, कारण, करण, कार्य, कार्य योनि, इस तरीके से। उसके बाद बोला हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ दशविध परीक्षा, मैंने दशविध परीक्षा भी कराया। मैंने ये ऊपर के चारों पॉइंट करा दिए, बस एक लास्ट का ECG, UCG, एक्सरे, CT स्कैन और MRI, इसका ये एक लास्ट पॉइंट रह रहा है। और इसमें पार्ट बी में ये 12th पॉइंट षडक्रिया काल और संप्राप्ति घटक ये रह रहा है। बाकी आपका पेपर 1 का पार्ट बी मैंने कवर करा दिया। ठीक है, क्लियर है? ओके मैम। ओके, देखिए मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं है, सब कुछ कवर करवाया है। अब मैं कल ये करूंगी कि इसके जो टॉपिक बचे हुए आयुर्वेद के वो कंप्लीट करा दूंगी। हाँ, आप मुझे ये बता दीजिए कि जो ये क्लास लगानी है इसकी डिजीज की, मॉडर्न डिजीज की, तो ये लगानी कितने बजे है दिन में, ये बता दीजिए आप मुझे, तो मैं फिर क्लियर करती हूँ बाकी सबसे। आप मैम दोनों रोज शाम जाते को हैं? देख लीजिए। शाम को तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जैसे मैंने आज आपकी 4 बजे लगाई, तो मैं ये कभी कभी ले लूंगी, कभी मैं चरक के लिए ले लूंगी इसको, कभी मैं रोग निदान के लिए ले लूंगी। और फिर अगर इसके लिए नहीं भी लूंगी तो फिर मुझे अभी 26 के बाद रस शास्त्र भी चालू करना है, तो ये टाइम तो रस शास्त्र का हो जाएगा। 8:30 से 9:30 10 तक तो फिर चरक रहेगी। फिर 10 बजे के बाद, क्योंकि फिर द्रव्य गुण भी पढ़ाना है। 8:30 से आप रोग निदान, आपने बोला था हाँ कि अब आप तो, रोग निदान। हाँ, अब तो मैं रोग निदान करूंगी, सॉरी रोग निदान 8:30 से 10 तो वो रोग निदान का टाइम रहेगा। और ये 4 से 5 में मैं कुछ दिनों में उसे डालूंगी रस शास्त्र को। सुबह चरक होती है, और फिर रात का जो टाइम बचेगा 10 बजे के बाद, वो हमें द्रव्य गुणा में कवर करना है। तो आपके पास टाइम बचता है ये दिन वाला। तो जब जब आप कॉलेज नहीं जाते तो मुझे बता दीजिएगा, तो फिर उस दिन मैं भी कॉलेज नहीं जाऊंगी, तो फिर मैं उस दिन कवर करा दूंगी। सैटरडे मैम को कैसा रहेगा? संडे में, सैटरडे संडे सैटरडे और संडे में देख सकते। हाँ, आप लोग रोज जाते हैं क्या कॉलेज? नहीं मैम, अभी तो एग्जाम्स आने वाले हैं, तो इसलिए डेली नहीं जाना होता है अभी तो। ओके, और झुमुक आप जाते हैं डेली? हाँ मैम, डेली जाना होता है। तो दिन में वापस कितने बजे आ जाते हैं आप? दिन में 4:30 5 बज जाता है। ओ अच्छा, तो कभी तो वीक में छुट्टी मारते होंगे ना आप? रोज तो कोई भी नहीं जाता है कॉलेज। हाँ, पर वो ऐसा ना, बता नहीं सकते ना कि कब छुट्टी है, कितने बजे फ्री है, ऐसा रहता है। मतलब स्पेसिफिक जैसे सैटरडे हो लेना है, संडे ट्यूसडे छुट्टी ले रहे हैं, वेडनेसडे, ऐसा बोल नहीं सकते ना। कब कौन सी क्लास कौन टीचर के लिए बुला ले, बोल नहीं सकते। ये भी है। चलिए मैं देखती हूँ फिर कुछ हो पाए तो। मैम संडे वरना में ले लीजिएगा फिर। हाँ, फिर यही करूंगी, संडे में 2-3 घंटे की रख दूंगी, तो फिर 5-6 डिजीज एक साथ हो जाएंगी। तो यही कर लूंगी संडे को, या किसी दिन ऐसे स्पेसिफिक हॉलीडे होता है
नेशनल हॉलीडे तो तब ले लूंगी, ठीक है, ठीक रहेगा ना? मैम संडे को मॉर्निंग में मत लीजिए मैम, 6 o'clock वाला मत रखिए संडे को। ओके, संडे को उसको 6 को थोड़ा लेट कर दूंगी, लेकिन मैं संडे को भी क्लास लगाऊंगी क्योंकि सिलेबस कवर हाँ कराना संडे को लगाइए, पर है। एकदम अर्ली मॉर्निंग मत करिए संडे को। ओके ओके ठीक है, वो बस सैटरडे तक रखूंगी। सैटरडे, बाकी संडे को छोड़ के सारे दिन सुबह रहेगी, और संडे की मैं दिन में शिफ्ट कर दूंगी, 10-12 बजे, जितने बजे भी उठेंगे तब उतना रहेगा, ठीक है। ओके, तो फिर चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं, और ये डिजीज मैं संडे को फिर आपकी क्लास लेके 2-3 घंटे की संडे को मॉडर्न कवर करवा दूंगी। ओके, आप यहाँ तक ओके इसको पढ़ लीजिएगा, जो भी डाउट होंगे मेरे को पूछिएगा। और कल से अब क्लास 8:30 बजे लगेगी रोग निदान की, सुबह चरक लगा करेगी, अब से रात को लगेगी रोग निदान 8:30 से 10। मैम मॉर्निंग में एक ही क्लास होना है ना? हाँ, एक ही हो रही है, वो हाँ 1.5 घंटे की। तो वो कितने बजे का है? 6 छः o'clock छः मॉर्निंग में? 6। 6 हाँ 6:30 कर दीजिए मैम उसको। एक ही घंटे का होता है ना 6:30। पहले क्या था कि 2 क्लास लेने वाले थे ना, 6 to 7 और 7 to 8 ऐसा था, तो इसलिए नहीं, अर्ली मॉर्निंग किए वो थे। वो ऐसा है ना, मैं उस क्लास को 1.5 घंटे लेती हूँ, तो आज भी मैंने ओके 1.5 घंटे ली थी, कल भी। तो ओके, आपको कॉलेज कितने बजे जाना है? 9 o'clock निकलना होता है मैम। हाँ, वो प्रज्वल को 8 बजे, मतलब 8:30 बजे जाना था, ठीक है, तो मैं उसे 6:30 से 8 कर देती हूँ। यस मैम इसे कर दीजिए। ठीक है, चलिए उसको 6:30 से 8 कर दूंगी, और रोग की रहेगी 8:30 से 10। ओके मैम। ओके चलिए, ठीक है, आप यहाँ तक पढ़ के आइएगा, जो भी डाउट होंगे आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, ठीक है अब मैम। हम कुछ ही, मतलब 5 दिन और लगेंगे, रोग निदान 1 में खत्म करा दूंगी, ठीक है। ओके चलिए, बाय बाय। ओके मैम।